यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चनर के डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चनर डिस्कशन को बड़े ईमानदारी से हम लोग देखेंगे। दिस वुड बी द आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होगा। ये सेकंड लास्ट टॉपिक होगा आपके पूरे सीए इंटर के क्वेश्चनर डिस्कशन का। बाकी हर टॉपिक का क्वेश्चनर डिस्कशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। यस और नो? सो लेट अस स्टार्ट। हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चनर डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। देखिए दो सवाल अलग अलग पूछे हैं यहां पे। एक, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड इट्स रिकवरी इन द सब्सिक्वेंट ईयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखिए यहां पे दो सवाल है। एक, अनरियलाइज रेंट आता है उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और दूसरा सवाल है कि बॉस ये जब भी फ्यूचर में रिकवर होता है तो इसका क्या होता है। सबसे पहले तो अनरियलाइज रेंट का आप बता दूं। अनरियलाइज रेंट इज रिड्यूस फ्रॉम द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगर रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। रूल 4 की अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करने को मिल सकता है एआरआर से। जनरली प्रॉब्लम में अगर कुछ नहीं बोला तो हम यही अज्यूम करते हैं कि कंडीशंस क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है जनरली, राइट। अच्छा जी, फ्यूचर में जब भी अंडरलाइज रेंट रिकवर होगा इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल ये रिसीव्ड हुआ उस साल टैक्सेबल होगा एंड 30% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। मैं करीब 2 साल पहले तक के टैक्स वेदा इशू करता था जिसमें थ्योरी क्वेश्चन अलग होते थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग होते थे। वहां पे उस साल मुझे बच्चों के से फीडबैक मिला कि सर बच्चे स्टूडेंट्स आर नॉट एबल कि थ्योरी क्वेश्चन अलग से पढ़े और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग से पढ़े, और इसीलिए बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इन्हें मर्ज कर दीजिए, और मैंने क्वेश्चनर और टैक्स वेदा को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चनर डिस्कशन है इसके अंदर में थ्योरी क्वेश्चन भी रखे गए एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रखे गए उस टॉपिक को लाके। सो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले अनरियलाइज रेंट एआरआर से माइनस होगा, चारों कंडीशन देनी पड़ेगी। 4 कंडीशन क्या थी? पहला, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, द टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। तीसरा, टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड स्टेप्स हैज बीन टेकन टू वेकेटेड द प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ, द असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू फाइल द सूट। सो अनरियलाइज रेंट refers to the rent payable but not paid by the tenant and which the owner is not able to realize from the tenant. As per the explanation to section 23(1), the amount of rent which the owner cannot realize shall not be included in actual rent. Shall not be included in actual rent मतलब actual rent से वो माइनस किया जाएगा while determining the annual value, subject to the fulfillment of following conditions prescribed under rule 4 of the income tax rules. क्या रूल है? Tenancy must be bona fide means there should be an agreement. The defaulting tenant has vacated the property or steps has been taken to vacate the property. He does not occupy any other property of the assessee and assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceedings. Yes or no? When unrealized rent is received, it is taxable in the year of receipt and 30% is allowed as deduction. Yes or no? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसको आप सेल्फ कर सकते हो। प्रॉपर्टी फॉरेन में सिचुएट हुई तो क्या होगा, आरओआर के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, आरएनओआर और एनआर के लिए तभी टैक्सेबल होगा व्हेन द रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। वही पॉइंट लिखा हुआ है, आप सेल्फ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है। ओनरशिप इटसेल्फ इज द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट। ओनरशिप इटसेल्फ इज द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या ओनरशिप ही एक क्राइटेरिया हाउस प्रॉपर्टी में इनकम डिटरमाइन करने के लिए? आंसर इज नो। याद होगा तो सेक्शन 22 पढ़ते वक्त हम लोग पढ़ते हैं असेसी इज ओनर एंड ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। सेक्शन 27 में अगर आप जाएंगे तो डीम्ड ओनर का कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो क्या सिर्फ ओनरशिप ही क्राइटेरिया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए? नहीं, डीम्ड ओनरशिप भी एक क्राइटेरिया है ओनरशिप में टैक्स करने के लिए। जिसका मतलब अगर असेसी डीम्ड ओनर भी होता है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स भरना पड़ता है। अब डीम्ड ओनर किसी कब कब हो सकते हैं? इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इम्पार्टेबल एस्टेट, लीज फॉर मोर देन 12 ईयर, ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेयर ट्रांसफर इज मेड बट रजिस्ट्री इज नॉट डन। याद आ रहा है मालिक? So section 27 enumerates certain cases where the legal ownership may vest with the person whereas the taxability is cast on the another person who is deemed to be the owner. Transferred to in spouse for inadequate consideration, transferred to minor child, impartible estate, lease for more than 12 year and transfer as per TOPA.
Therefore, legal ownership itself is not the criteria for assessment of income under the head of house property. Also, the provision of 25AA and 25B deals with the receipt of unrealized rent and arrears of rent also fall in this category. That is, receipt is considered as income under the head of house property, although the recipient may not be the legal owner. Unrealized rent या arrears of rent जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल होता है, और भले ही अब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो भी टैक्सेबल होता है. तो अनरियलाइज रेंट और arrears of rent भी किसके अंदर में फॉल होते हैं? यहीं पे फॉल किए जाते हैं. डन सर. क्वेश्चन नंबर 4 आप सेल्फ कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप सेल्फ कर सकते हैं. दोनों को डिस्कस कर लेता हूं मैं फटाफट. एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई लैंड यूज की जा रही है तो इनकम विल बी कॉल्ड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम एंड इनकम विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. फिर एक्स लेट आउट इज प्रॉपर्टी टू वाई, वाई सबलेटेड. सबलेटिंग का इनकम क्या होता है? ये चीज हम लोगों ने अदर सोर्सेज में भी देखा है कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया. सिंस ए ओनर है तो उसकी इनकम एचपी में आएगी, बी ओनर नहीं है तो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी. यस, so it will be taxable in other sources. Discuss the taxability of arrears of rent. arrears of rent की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है? ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. arrears of rent जिस साल रिसीव हुआ उस साल टैक्सेबल होता है, और जितना मिला इसमें से 30% अलाउड एज डिडक्शन. अगर एसएससी उसका ओनर नहीं भी है प्रॉपर्टी का तो भी इट इज लाइबल टू टैक्स. So as per section 25B, assessee receives any amount of arrears of rent in respect of property consisting of land, building appurtenant thereto, of which he is the owner. The amount so received shall be chargeable to tax under the head of house property. It shall be charged to tax as income of the previous year in which such rent is received, even if assessee is no longer the owner of property. तो आपको या तो इस तरह से का क्वेश्चन हो सकता है, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड का भी क्वेश्चन आ सकता है. अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड दोनों का ट्रीटमेंट सेम है. डन. क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं. मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं. सबसे पहले, जब आप सैलरी में गिफ्ट निकालते रहते हो, एजुकेशन फैसिलिटी का परक्विजिट निकालते रहते हो, या जीएवी कैलकुलेशन करते रहते हो, इसके ऊपर एक्ट और मेनी ऑथर्स हैव डिफरेंट व्यूज विथ सम ऑफ द पॉइंट्स, राइट. तो इसलिए कई बार आपको डिफरेंट मिल सकता है, सेम क्वेश्चन डिफरेंट मिल सकता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिजम्पशन विच हैज बीन टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं. अगर एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है, केस वैकेंसी का है, और एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करते हैं. ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हम ऑफिसेज में भी फॉलो करते हैं. लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट दिया है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं किया. हालांकि कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी उन्होंने माइनस किया हुआ है. हालांकि कॉमन प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस ये है कि एक्सपेक्टेड रेंट में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या की जाती है? माइनस की जाती है. खैर, जगह जगह पे देखेंगे. मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको बताना था कि ऐसा होता है. Let us start. Aniruddha has a property whose municipal value is 1,30,000, fair rent is 1,10,000, and standard rent as per the Rent Control Act is 1,20,000 per annum. अब ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? जीएवी निकालते हैं. जीएवी कैसे निकालते हैं? हायर ऑफ RER और ARR. RER ARR दोनों में से जो भी बड़ा हो. RER कैसे निकलता है एक ही बार बता दूंगा, बाकी आगे के प्रॉब्लम्स में मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा. RER कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, ये बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, क्या बनेगा बेटा? RER बनेगा, राइट. ARR कैसे निकलता है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट. अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अनरियलाइज रेंट अभी हम पढ़ के आए, इसमें से माइनस किया जाएगा, ये बनेगा ARR. RER ARR विचएवर इज हायर विल बी GAV अदर देन इन केस ऑफ वैकेंसी. सो अब इधर आते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू 130 है, फेयर रेंट 110 है, विच एवर इज हायर 130. किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट 120 से. सो RER कितना बनेगा बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट कितना बनेगा बेटा? 1,20,000 रुपीज. द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. 11,000 इंटू 12, this comes to 1,32,000. Unrealized rent is 11,000 and all conditions of rule 4 are satisfied.
132 में से 11,000 माइनस कर दीजिए, 121 आ जाएगा ARR 121। अच्छा जी, RER ARR विच एवर इज हायर, यस, सो 121 बिकेम माई GAV। ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, GAV का नहीं बोला है। सो 1,30,000 इंटू 10% कितना आया बेटा 13,000, यस, जो भी आएगा ये आएगा NAV नेट एनुअल वैल्यू 1,08,000। इसमें से दो डिडक्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना IOBC, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है बेटा 30% का, ये आया 32,400, राइट। एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डायरेक्टली दिया है 40,000 रुपीज, सो इट वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। 40,000 भी माइनस कर दीजिए इसमें से, फाइनल इनकम इज 35,600। चेक कर लो, एकदम सिंपल प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 2,50,000, फेयर रेंट इज 2 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर रहा 2.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 2.1 लाख, तो हमारा RER बन गया 2.10 lakhs। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, हाउएवर द टेनेंट वेकेटेड ऑन 31/1/2021 एंड अनरियलाइज रेंट इज 20,000, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, एक मिनट, सबसे पहले RER आया 210, ARR निकाल लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल कितना होगा 20,000 इंटू 10, यह आया बेटा 2 लाख रुपीज। इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करो, अनरियलाइज रेंट कितना है बेटा 20,000 रुपीज का, यस। वेकेंसी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां वेकेंसी नहीं है तो यह मत कर देना, देयर इज नो वेकेंसी, सो RER ARR, यस और नो। नाउ अब यहां वेकेंसी है कि नहीं है, वेकेंसी नहीं है। अच्छा इधर देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी हैज बीन वेकेटेड एज वेल एज देयर इज एन अनरियलाइज रेंट, प्रॉपर्टी में वेकेंसी भी है अनरियलाइज रेंट भी है। तो अगर वेकेंसी नहीं होती तो हम स्ट्रेट अवे ARR में से अनरियलाइज रेंट माइनस करते, यहां वेकेंसी भी है अनरियलाइज रेंट भी है। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे वेकेंसी भी है, अगर यहां पे वेकेंसी भी है तो हम क्या करते हैं, अगर वेकेंसी होती है तो हम सबसे पहला स्टेप निकालते हैं RER, दूसरा स्टेप निकालते हैं ARR, तीसरा स्टेप निकालते हैं AR। RER पूरा कैलकुलेशन पीरियड के लिए, ARR निकालते हैं हम लोग और एक्चुअल रेंट निकालते हैं। अगर एक्चुअल रेंट इज लोअर देन RER, इट इज बिकॉज ऑफ वेकेंसी, नॉट बिकॉज ऑफ वेकेंसी। इफ इट इज बिकॉज ऑफ वेकेंसी, अगर ये वेकेंसी के कारण है तो एक्चुअल रेंट को क्या मान लेते हैं हम लोग, GAV मान लेते हैं। एक्चुअल रेंट को क्या मान लेते हैं, GAV मान लेते हैं। अब इधर देखना, अगर वेकेंसी ना होती वी वुड हैव कंसीडर्ड 2,10,000, अगर वेकेंसी ना होती तो वी वुड हैव कंसीडर्ड 2,10,000। वेकेंसी होने के कारण हमारा एक्चुअल रेंट इज रिड्यूस डाउन, वेकेंसी होने के कारण हमारा एक्चुअल रेंट इज रिड्यूस डाउन, सो एक्चुअल रेंट वुड बी कंसीडर्ड एज GAV। यहां पे उसका पूरा रीजन दिया है, चेक कीजिए। इन दिस केस एक्चुअल रेंट 1,80,000 इज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 ओइंग टू वेकेंसी, सिंस had the property not being vacated actual rent would have been 2,20,000, so therefore actual rent is equal to GAV। फिर म्युनिसिपल टैक्स हटाएंगे 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, सो 2,50,000 इंटू 8%, यह आया 20,000, यस, यह आया 20,000 रुपीज।
आपका एनएवी आया 1,60,000 रुपीज। एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, ये तो 30% आया। क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी दिया हुआ है? यस दिया हुआ है 65,000 का, वो माइनस करेंगे, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस वेकेंसी वाला इशू था। डन है जी। चलो, जैसा कि मैंने कहा एक ऑल्टरनेटिव यहां पे हम लोगों ने देख करके रखा है जानबूझ करके, ताकि बच्चे अगर कुछ रेफरेंसेस भी ले तो उनको आंसर्स मिले। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट ऑन योर सेल्फ। इट्स अ वेरी इजी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ही हैज ओनली वन हाउस, सॉरी शी हैज ओनली वन हाउस, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस है। एट द सेम टाइम इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का एडजस्टमेंट है। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दैट कुड बी इज 2 लाख रुपीज if 3 conditions are satisfied. Loan is taken for acquisition or construction after 1/4/1999 and it must be completed within 5 years. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आईओबीसी मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगा, नहीं तो 30,000 तक है। उसमें भी एसएससी ने अगर 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो एसओपी के केस में आईओबीसी का बेनिफिट मिलता नहीं, याद है। क्वेश्चन नंबर 10, राजेश, a British national, is a resident, ordinarily resident in India. ROR है मतलब global income taxable हो गई। He owns a house in London which he has let out at 10,000 per month. ROR है मतलब global income taxable हो गई। ये हो गया उनका रेंट। द म्युनिसिपल टैक्स जो उनने पे किया है वो यूरो 8,000। फॉरेन में भी अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन, येस और नो। द वैल्यू ऑफ 1 यूरो में बी टेकन एट 95, सो 10,000 इंटू 95 इंटू 12 या 1,14,00,000 रुपीज। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया है 8,000 इंटू 95 7,60,000, सो 1,14,00,000 में से माइनस किया, यह आया 1,06,40,000। अब 2 बच्चों ने स्पेसिफिकली मुझे मैसेज करके पूछा, सर ये क्वेश्चन आपने आधा सॉल्व किया है। मैंने उन्हें कहा नहीं बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने कहा नहीं सर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपने माइनस ही नहीं किया। मैंने कहा अरे मेरे भाई प्रॉब्लम देख, पहले वहां पे लिखा ही तुझे नेट एनुअल वैल्यू निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं निकालना है, तुझे निकालना ही नेट एनुअल वैल्यू है। अगर तुझे नेट एनुअल वैल्यू ही निकालना है तो तू क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेगा? जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर, एनएवी आ जाएगा। यस, तो आई होप उन बच्चों को जवाब मिल जाए। इज दैट डन प्रभु? बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, श्रीमती राजलक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai. Municipal value is 5 lakh, fair rent is 420, standard rent is 480. So expected rent आ गया 4,80,000, ठीक है। The property was let out for 50,000 per month up to December 20. So 50,000 into 9, एक्चुअल रेंट कितना आ गया आपके पास? 4,50,000. The tenant has vacated the property and Raj Lakshmi used the property for self occupation. अब ये प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट हो गई। अगर वो वेकेंट रह जाती तो मैटर लगता, वेकेंसी के बाद वहां पे सेल्फ ऑक्यूपेंसी भी आ गई, मतलब ये क्वेश्चन बन गया पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज। लो साहब इसमें भी अनरियलाइज रेंट आ गया। अच्छा कितने महीने का?
2 महीने का, ठीक है सर। ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से वो माइनस किया जा सकता है। शी पेड म्युनिसिपल टैक्स, शी पेड म्युनिसिपल टैक्स 12% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखो बेटा, पहले बात तो ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट करते हैं, तो हम लोग आरईआर पूरे 12 महीने का लेते हैं, लेकिन हम एआर उतने ही पीरियड का लेते हैं जितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी काय पे गई हो, किराए पे गई हो, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, अनरियलाइज रेंट इफ एनी माइनस कर देते हैं। अब ऐसे केस में प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाती है, और मैक्सिमम केस में आरईआर क्या बन जाता है, जीएवी बन जाता है। हालांकि रूल यहां पे हम वही फॉलो करते हैं, आरईआर एआरआर विच एवर इज हायर, बट अगर प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट होती है तो हम इसे डीम्ड लेट आउट मानते हैं। और 99% ऑफ द केसेस में, 100% नहीं बोल रहा हूं क्योंकि रेंट बड़ा हो सकता है, तो कंसेप्ट वही यूज करेंगे, आरईआर एआरआर विच एवर इज हायर, पर एआर जो लेंगे हम वो एक्चुअल पीरियड का लेंगे। सो ईआर आया हमारा 4,80,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से अनरियलाइज रेंट माइनस करा, यह आया 350, आरईआर एआरआर विच एवर इज हायर, यह आया 480। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स कितना, 12% का माइनस करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी बेटा, 5 लाख इंटू 12%, दिस कम्स टू 60,000 रुपीज, ये आया 420, इसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, so 4,20,000 into 30%, 1,26,000, right? And interest on borrowed capital, she paid interest 25,000, ये भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। so यहां पे लिख के रख दीजिए RER for the whole period and AR for the actual period. सो 99% ऑफ द केस RERE क्या आ जाता है, GAV आ जाता है। इज दैट डन? चलिए जी, मैंने यहां पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दे करके रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। आपको याद होगा, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर रही, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, तो कोई भी 2 घर को आप एसओपी का बेनिफिट क्लेम करोगे और बचे हुए 1 घर को आप डीएलओपी आपको शो करना पड़ेगा। नाउ कौन से घर को एसओपी और कौन से घर को डीएलओपी, हमें 3 ऑप्शन में देखने पड़ेंगे। ऑप्शन 1, पहले 2 फ्लैट को एसओपी कर दो, फ्लैट 3 को डीएलओपी कर दो। ऑप्शन 2, फ्लैट 1 फ्लैट 3 को एसओपी कर दो, फ्लैट 2 को डीएलओपी कर दो। ऑप्शन 3, फ्लैट 1 को डीएलओपी करो और 2 और 3 को एसओपी करो। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है, हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें इनकम कम या लॉस ज्यादा आ रहा है। हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स प्लानिंग एंगल से जिसमें इनकम कम या लॉस ज्यादा आ रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें इनकम ज्यादा आ रहा है, बट टैक्स एंगल से अगर देखा जाए तो हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें इनकम कम या लॉस ज्यादा आ रहा है। यू आर गेटिंग दिस और नॉट? सो नाउ द पॉइंट इज, अगर आप मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो डिडक्शन मिलेगा ये लिमिटेड मिलेगा। लिमिटेड मतलब दोनों घर का मिला के 2 लाख, दोनों घर का मिला के 2 लाख और 30,000 एज द केस मे बी। गेटिंग इट और नॉट? अच्छा जी सर, दूसरा एक और पॉइंट लेट आउट प्रॉपर्टी का रहेगा, वो अनलिमिटेड रहेगा। चलो, गणेश हैज 3 हाउसेस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी 3 घर है, हमें कोई तो भी बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंप्यूट द गणेश इनकम एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड फॉर असेस टू बी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। सबसे पहले इनका जीएवी निकालते हैं।
म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, तो 350 आएगा RER। विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, तो यहां 360 आएगा। विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, यहां 375 आएगा। यस, म्युनिसिपल टैक्सेस भी निकाल देते हैं, ये 12% है तो म्युनिसिपल वैल्यू का 12% 36,000 आएगा। यहां पे 3,60,000 इंटू 8% ये आएगा 28,800, और यहां पे 3,30,000 का 6% आएगा, दैट इज 19,800। ये स्ट्रेट अवे आपके NAV आ गए, बराबर। अब NAV में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस कर दोगे अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रिपेयर्स के लिए लिया है, रिपेयर्स के लिए लिया है, फिर भी यहाँ पे 55,000 लिख के रखा है हमने, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013 ये यहाँ पे लिख के रखा है। अब एक एक प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले हाउस 1 एंड हाउस 2 को SOP कर देते हैं, हाउस 3 को DLOP कर देते हैं। तो जो हाउस SOP है, लॉजिकली सोच के देखना, जो हाउस SOP है उसका GAV निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, NAV निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आएगा। हाउस 1 और हाउस 2 को मिला के भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैक्स दिया है 55,000, पर प्रॉपर्टी रिपेयर्स के लिए है, यानी मैक्सिमम कितना मिल पाएगा 30,000। काय के लिए है? बिकॉज इट इज फॉर रिपेयर्स। सो हाउस 1 हाउस 2 दोनों मिला करके लॉस आएगा 30,000 रुपीज का। फिर आएगा 3,75,000। अगर प्रॉपर्टी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो RERE हमारा क्या बन जाएगा? GAV बन जाएगा। RERE हमारा GAV बन जाएगा। सो GAV 375, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 19,800, इसमें से 1,06,50 माइनस करेंगे, 1,06,560 माइनस करेंगे, और एंड में अगर प्रॉपर्टी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस किया जाएगा। सो ले दे के आ जाता है 73,460। ये कैसे आया? जिसको जानना है, 3,75,000 क्योंकि डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो RER ही GAV बन जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी का। इसमें से 19,800 म्युनिसिपल टैक्स के माइनस करेंगे, $3,55,200, इसमें से 106,560 माइनस करोगे बीइंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 1,75,000 भी माइनस कर दोगे। खत्म। 73,640। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? यस। तो आपकी इनकम बन गई 43,640। फिर आता है ऑप्शन 2, फिर आता है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हाउस 1 और हाउस 3 SOP करेंगे, हाउस 2 DLOP कर देंगे। तो हाउस 1 SOP, हाउस 2 जो DLOP आया है, मतलब आप 3,31,200 में से 99,360 माइनस करोगे। अब प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा इंटरेस्ट माइनस होगा 55,000 का। आंसर आएगा 1,76,840। हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज तक अलाउड है, और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, तो यहां पे 175 का लॉस दिखेगा आपको। सो 176,840 की इनकम, 175 का लॉस सेट ऑफ करके नेट इनकम आ गया 1,840। अब दोनों ऑप्शन में से अभी तक के तो मोस्ट सेंसिबल यही लग रहा है। ऑप्शन 3, फ्लैट 1 को DLOP कर दो और फ्लैट 2 और 3 को SOP कर दो। फ्लैट 2 और 3 को SOP किया तो ये दोनों मिलाकर के भी मैक्स 2 लाख होगा, यानी 2 लाख का लॉस स्ट्रेट अवे दिखेगा एवरीबॉडी। अरे प्रभु हाँ, और यहां पे 3,14,000 में से 94,200 माइनस कर दोगे,
219,800 में से 2 lakhs का लॉस 19,800। सो ओवरऑल देखा जाए तीनों में इनकम दिख रही है, लेकिन सबसे कम इनकम ऑप्शन 2 में दिख रही है, तो हम सजेस्ट करेंगे ऑप्शन 2। सिंस ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल, गणेश शुड ट्रीट हाउस 1 एंड हाउस 3 एज एसओपी एंड हाउस 2 एज डीएलओपी। चेक कर लो मालिक। Is that done? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डू इट ऑन योर सेल्फ। पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, पोर्शन लेट आउट पे है। हम वर्किंग नोट बना के दोनों को अलग अलग कर देते, एसओपी का एसओपी जैसे सॉल्व करते हैं, एलओपी का एलओपी जैसे सॉल्व करते हैं। तो चेक करिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड और अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड के ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन है। आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन 2020। इन जून 2020 बेचने के बाद ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम गौरव, टू whom he has let out the property 2 years from April 2014 to 2016। कुछ पैसे बाकी थे, आज रिकवर हुए, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 10,000 रुपीज। He could not have realized 2 months rent 20,000 from him, and to that extent actual rent was reduced while computing the property income of 16-17। Further, he has let out his property from April 16 to February 2020 to Satish. He has increased the rent of 12,000 to 15,000 and the same was subject matter of dispute, मतलब arrears of rent dispute से आने वाला। The matter was finally settled and Anand received 69,000 as arrears of rent। टोटल कितना रिसीव्ड हुआ? 10,000 अनरियलाइज का और अरियर्स का 69, टोटल 79। दोनों में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इनकम विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज दैट डन? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, Mr. A owns 2 houses. The expected rent is 65,000 and the house was let out for 7,500 per month। ठीक है, but the rent for the month of February and March could not be realized। 75 ये अनरियलाइज रेंट है। The expected rent of the another house is 150। The house was let out for 12,000 per month, but the rent of last 3 months could not be realized। मतलब दोनों जगह अनरियलाइज रेंट है। In both the cases, Mr. A fulfills the condition you are required to compute GAV। हद फालतू क्वेश्चन है, हद फालतू क्वेश्चन है। 65 is expected rent, annual rent 90, unrealized rent is 15। So actual rent में से unrealized rent को माइनस कर देंगे, RER ARR whichever is higher, 75,000 को GAV ले लेंगे। यहाँ पे भी सेम काम होगा, 150 एनुअल रेंट ऑलरेडी कम है तो RER को ही हम GAV ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डू इट ऑन योर सेल्फ। लेकिन यहां एक गड़बड़ है, यहां 80 होना चाहिए, यहां 80 होना चाहिए। सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट देखो, इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है,
बाकी सब ठीक है, सिर्फ यहां देखना एक्सपेक्टेड रेंट है बेटा 125, एक्चुअल रेंट पर मंथ अगर लेट आउट किया होता तो यह आता 96, लेट आउट पीरियड 10 मंथ्स का रहा और 2 मंथ्स की वैकेंसी हुई, 2 मंथ्स की वैकेंसी हुई मतलब 16। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल रेंट इज लोअर देन आरईआर बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, हेंस आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी कंसिडर करना है हमें। सो व्हाट इज आरईआर 125 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 16, 125 माइनस 16, 16 कैसा आया 8 इंटू 2, सो आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब यही वो पॉइंट है जिसमें इंस्टीट्यूट देखो खुद आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी कर रहा है, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का चार्ट देखोगे ना, सेम प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट की बुक में, लेकिन जब तुम चार्ट देखोगे ना इंस्टीट्यूट का, उसमें आरईआर में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस नहीं करी हुई है, पर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उनने प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है, सिर्फ यहां एक चेंज है, यहां 88 की जगह 80 होना चाहिए। If it is done, okay. Question number 17. X is the owner of the house. He let out his property during the previous year 2021 for 7,000 per month. The house was occupied on 1/4/2020 to 31st January 2021. From 1st February it remained vacant. अब यहां वैकेंसी वाला पॉइंट आ गया. X failed to realize 10,000 as well. यहाँ अनरियलाइज रेंट का भी प्रॉब्लम आ गया, तो ARR में से अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे और उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी को इफेक्ट देंगे. द एक्सपेक्टेड रेंट वाज 82,000. कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV कंप्यूट करना है. एक्सपेक्टेड रेंट 82 आया ही है. अगर ये प्रॉपर्टी साल भर किराए पे गई होती तो 7,000 इंटू 12 84,000 वुड हैव बीन द रेंट. इसमें से अनरियलाइज रेंट जो हम रियलाइज नहीं कर पाए 10,000 रुपीज, हम वो माइनस करते. यस और वेकेंट रहा कब से, 1 फरवरी से, सो 14,000 वो भी माइनस करते. सो हमारा एक्चुअल रेंट जो हमारे ने रियलाइज किया वो आता बेटा कितना, 60,000 रुपीज. यस अब आरईआर और एआरआर विच एवर इज हायर हम लोग जनरली लेते हैं, लेकिन वैकेंसी के केस में अगर वैकेंसी ना होती तो एआर को हम जीएवी मानते. यानी ये जो रिडक्शन हुआ है एक्चुअल रेंट इज लोअर देन आरईआर, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी? आंसर इज यस. तो एक्चुअल रेंट को ही हमें क्या मानना पड़ेगा, जीएवी मानना, सॉरी, इज इट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी? जस्ट गिव मी अ मिनट. कितने महीने का रियलाइज नहीं किया है, वेट अ मिनट. द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड फॉर 1st April to 31st January. ठीक है, और हम रियलाइज नहीं कर पाए और वेकेंट रहा 2 महीने. ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने गलत इंटरप्रेट किया हुआ है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. 82,000 इज आरईआर. एआरआर कितना आ रहा है, एआरआर आ रहा है 84,000 में से अनरियलाइज रेंट माइनस करो तो भी ये 74,000 आ रहा है. वी वुड हैव सिलेक्टेड आरईआर, सो आरईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी को हम क्या बोल सकेंगे, जीएवी बोल सकेंगे.
बट इट इज नॉट लेस देन एक्चुअल रेंट. इफ इट इज नॉट लेस देन एक्चुअल रेंट तो हमें वही कंसिडर करना होगा. यस सर. क्वेश्चन नंबर 18 न्यू अमेंडमेंट बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 18 न्यू अमेंडमेंट बेस्ड है और मुझे लगता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. 115 BAC के ऊपर का पॉइंट है. आर owns a house property uses for residential purpose throughout the previous year, municipal value 240, fair rent 3 lakh. रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो मतलब प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई. कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड. म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 lakh. हाउस वॉज परचेज्ड ऑन 115. हाउस वॉज परचेज्ड इन 2006. ऑप्शन 1 इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC तो फिर सेल्फ ऑक्यूपेंसी का तो एनुअल वैल्यू नील ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ये नील हो जाएगा. बिकॉज IOBC इज नॉट अलाउड फॉर SOP इफ assessee opted 115 BAC. 115 BAC अगर आपने ऑप्ट नहीं किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 lakhs तक के अलाउड है, वो आप क्लेम कर लोगे. चेक कर लो, फिर आप 2 lakhs तक के क्लेम कर लोगे. डन. बहुत बढ़िया. प्रॉब्लम नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर 19. Do it on yourself. It's a easy one. प्रॉब्लम नंबर 20. यहां पे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. प्रॉब्लम नंबर 20 रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. आई रिपीट, निखिल हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 5 lakh per annum. Fair rent of the property is 4 lakh per annum and standard rent as per the rent control act is 450. तो ये आ गया expected rent 450. The property was let out at a monthly rent of 35,000 and tenant vacated on the 31st January. Ten 3,50,000. Unrealized rent 35,000. सो ARR आया 3,15,000 का. द टेनेंट हैज वेकेटेड, यानी वेकेंसी है कितने मंथ्स की, 2 months की. RER 4,50,000 माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी 70,000. $3,80,000. 3,80,000. राइट. एक RER is higher even otherwise reducing loss due to vacancy. So RER अगर वेकेंसी ना भी होती, ध्यान से सुनना, वेकेंसी ना भी होती तो भी RER is higher than ARR. 4,50,000 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 70,000. इसका आंसर आना चाहिए 3,80,000. इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा कितने का, 15,000 का. यह आना चाहिए 3,65,000. 0.30%.
1,09,500. Interest on borrowed capital 60,000 लेस 3,65,000. आपके पास नेट बचता है चेक करिए दैट्स इट. शांति देवी, do it on yourself. It's an easy one. Question number 22. Two sisters Seema and Rashmi are the co-owner of the house property. So question is on co-ownership. Section 26 हम लोगों ने पढ़ा है co-ownership का. With 50% of the each share is known. The property was constructed prior to 1999 and the property has 7 equal units which is situated in Bangalore. 2021 each co-owner occupied 1 unit and the balance were let out. मतलब आप देखो कितने प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर थे 7, जिसमें से 2 SOP हो गए यानी 5 LOP हो गए, 2/7 एंड 5/7, 2/7 and 5/7. Yes. The interest on borrowed capital for let out proportion is fully allowed as deduction without any cap. Annual value for self-occupied portion is nil and interest on borrowed capital is restricted to 30,000 each. Now 30,000 each co-owner. क्यों? Because property is prior to 1/4/1999. So loss from house property will be 30,000. Understand? Each co-owner occupied 1 unit and the balance were let out at a monthly rent of 20,000 per unit per month. So 20,000 into 5 into 12. This comes to 12 lakh rupees, right? The municipal value was 7 lakh and municipal tax, municipal value 7 lakh है पूरी प्रॉपर्टी का, 7 लाख है पूरी प्रॉपर्टी का, तो 5/7 करेंगे हम लोग. सिर्फ लेट आउट वाले का कंसिडर अगर करना है तो हमें, सो 5 लाख. The municipal tax 10%, interest on loan taken for construction 4 lakh. One of the unit was vacant for 6 month. 6 month vacant था, तो 20,000 into 6, 1,20,000 का वैकेंसी हमने माइनस कर दिया. ये आ गया 10,80,000. In any other case 10,80,000 would be higher. AR is higher than RER, so AR will be the GAV. Municipal tax 10% of municipal value 5 lakh, इसका 10% 50,000. ऐसे तो municipal value 7 लाख है, पर हम let out portion का ही कंसिडर करेंगे. सो NAV आया 1030, 10,30,000 का 30% आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा. यस, 3,09,000. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दिख रहा है? इंटरेस्ट पेबल इज 4 लाख रुपीज. So this comes to 4 lakh into 5/7, 2,85,714 आया. यह आया आपका फाइनल आंसर. यस, चेक कर लो. सो 10,30,000 माइनस 594,714,
4,35,286 डिवाइडेड बाय 2, ईच को ओनर शेयर्स 2,17,643, सभी को सेल्फ ऑक्यूपेंसी का बेनिफिट लॉस माइनस करना पड़ेगा और नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। चेक कर लो भाई। प्रॉपर्टी 1999 के पहले की है, इज दैट डन? चलिए प्रॉब्लम नंबर 23, डू इट ऑन योर सेल्फ, इजी। प्रॉब्लम नंबर 24, this is the last problem in house property. Check. Determine the taxable income of Sonu. Property income house 1, house 2. यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिख रहा है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर्स, लैंड रेवेन्यू पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, interest on borrowed capital for payment of municipal tax, nature of occupation, let out for residence, let out for business। let out किस लिए भी किया हो, प्रॉपर्टी let out है, गेम ओवर। यस, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher 38,000, हाउस 1 से रिलेटेड। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो है नॉट डिडक्टेबल होगा, इट इज पेड बाय टेनेंट, सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। 38,000, इसमें से 30% माइनस करो, 26,600 इज द आंसर। यहां पे दो इनकम है, पीजीबीपी भी है और एचपी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 आया, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि टेनेंट ने दिया है, स्टैंडर्ड माइनस कर दिया, ये आ गया 56,000। टोटल इनकम क्या होगी, 26,600 पहले घर की, दूसरे घर की 56,000 प्लस 40,000 पीजीबीपी इनकम, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 1,22,600। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Yes, sir. That's it. Yes or no? That's it. Game over. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चनर भी हमारा खत्म होता है। एंड भाई साहब, आई थिंक सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, एंड दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और मैं एक गिफ्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं आपके लिए, अगर समय पे वो हो गया तो मैं जरूर कर दूंगा इस चीज को। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, नहीं तो बच्चों के मुझे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। पर हाँ, कुछ है, मैं अच्छी चीज पे वर्क कर रहा हूं, अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप तक के वो चीज पहुंच जाएगी। बहरहाल, अगर आपने देखा होगा ये क्वेश्चनर बुक, इसका ऑलमोस्ट हर टॉपिक हम लोगों ने किया है। कुछ जगह जहां पे चेंजेस करने थे, कुछ क्लरिकल एरर थे, वो मैंने आपको बता दिए। सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बाकी है, जिसको मैं अपडेट कर देता हूं। दैट्स इट। आपका क्वेश्चनर डिस्कशन का मैंने जिम्मेदारी उठाई थी और क्वेश्चनर डिस्कशन को मैं खत्म कर दूंगा। एक और चीज आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे घर पे ऑलरेडी कोरोना सिचुएशन चालू है, मतलब 4 से 5 लोग हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत डेंजर सिचुएशन चालू है। उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल करके ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी मेरी उस परिवार की है, उतनी जिम्मेदारी मेरी इस परिवार की भी है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रात के एज ऑफ नाउ 1:30-2 बज रहे हैं, पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक कैसे पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।